नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। दोस्तों समझ लीजिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। अब दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग देखेंगे यह क्वेश्चन है। और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन आपका होता है, वह होता है प्रकाश का परावर्तन के लिए, ठीक है। यानी हाइगेंस की जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं उसमें आपका प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या, और यहां पर ये हम समझने वाले हैं यहां पर अपवर्तन की व्याख्या। और इससे पहले हमने देख लिया है परावर्तन की व्याख्या, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड थी तो इसी के ऊपर यह वीडियो होने वाला है। तो यार वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब ये एक लॉन्ग डेरिवेशन है। और हाँ, समझाने की दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि देखिए समझाने में आपको मात्र अगर आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो में 10 मिनट दे दीजिए, समझ लीजिए आपको दोबारा ये डेरिवेशन भूलने नहीं वाला है। ये दोस्तों बिल्कुल मैं 100% की गारंटी लेता हूं। तो समझते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए आपको मैं एक चित्र यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये आपका एक चित्र होता है, इसमें समझ लीजिए M1 M2 ये क्या है आपका माध्यम होता है, ठीक है। आप लोग माध्यम तो जानते ही होंगे, अगर प्रकाश की आप पढ़ रहे हैं तो माध्यम तो यार जानेंगे, ठीक है। देखिए पहला माध्यम हो गया M1, दूसरा माध्यम हो गया M2। अब आप लोग सघन माध्यम विरल माध्यम मान सकते हैं अपने हिसाब से। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल देखिए, और विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वह भिन्न भिन्न होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो यहां पर यही है। बाकी देखिए Z और Z डैश ये क्या है आपका एक अपवर्तक पृष्ठ है। मतलब ये अपवर्तक पृष्ठ का मतलब ये है कि जो आपका पहला माध्यम है और ये जो दूसरा माध्यम, देखिए मेन चित्र है। अगर आपने दोस्तों चित्र को समझ लिया तो यार विश्वास करिए कि आप जो है इस डेरिवेशन को चुटकियों में कर सकते हैं। जी हाँ, चुटकियों में, बस आपको चित्र को समझना है। बाकी देखिए आने वाला तो है ही, ये आपका पीछा छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए, इसमें बिल्कुल लापरवाही ना करिएगा। तो ये हो गया हमारा माध्यम। इसको जो है मतलब अपवर्तक पृष्ठ का मतलब कि दोनों माध्यमों को अलग करता, ठीक है, अलग अलग करता, ठीक है। तो Z डैश आपका अपवर्तक पृष्ठ हो गया। ये जो आपका AV है, ठीक है, AV ये क्या है एक प्रकार का तरंगाग्र है जो कि इस माध्यम में आता है, मतलब पहले माध्यम से, और यहां पर ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इस पर टकराता है। से पहली बात तो आपको देखिए चित्र को समझना है। अब यहां पर मैं आपको देखिए बताता हूं कि आपको व्याख्या कैसे करनी है। और हां, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको अपवर्तन के जो नियम है, अपवर्तन के नियम आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है। अपवर्तन के नियम, क्योंकि हम अपवर्तन की ही व्याख्या कर रहे हैं तो इसलिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको लिखना क्या है, आप लोग यहां पर इसका स्क्रीनशॉट भी बाद में आप ले सकते हैं, मैं अभी आपको टाइम दूंगा, या तो आप इसको देखिए लिख सकते हैं। बस हाँ, अपनी भाषा में लिखना है, कोई जरूरत नहीं कि आप बुक में जो लिखा वही लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हां, अगर आप अपनी भाषा में समझकर अच्छे तरीके से कर देते हो तो यार नंबर तो मिलेंगे ही, ठीक है। देखिए यहां पर हमने लिखा माना Z डैश, क्योंकि देखिए माना लिखना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपको अंक जो है यहीं से मिलने वाले। माना Z डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, तो ये आपके सामने है Z और Z डैश, ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ मतलब दोनों को अलग कर रहा है। इसके बाद जिसमें यानी जिनमें तरंगाग्र की चालें क्रमशः V1 और V2, ये बात ध्यान दीजिएगा। जहां पर V1 V2 हमने लिखा है तो तरंगाग्र जो आपका ये आ रहा है, ठीक है, AV जो आपका ये तरंगाग्र इसमें आ रहा है तिरछा, इसकी चाल जो है वह V1 होगी पहले माध्यम में। यानी आपकी जो ये अपवर्तक पृष्ठ है इसके इस तरफ ऊपर की तरफ जो चाल है वह क्या होगी, पहले माध्यम में V1 है। और यहां पर बताया गया कि वह V2 है, तो यहां पर दूसरे माध्यम में आप चाल ले सकते हैं V2, ठीक है। तो ये होगा आपका विभक्त होकर मतलब दोनों माध्यमों के लिए। इसके बाद एक समतल तरंगाग्र, देखिए समझते जाइएगा, एक समतल तरंगाग्र AV तिरछा आपतित होता है। यानी समतल का मतलब ये यहां पर बताया गया दोस्तों कि जो आपका ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, रेखाओं समझिए एक बराबरी में, ठीक है, यानी इनके बीच का जो कोण है एक बराबर है। आप लोग यहां पर देखिए, जैसे कि हमारा ये एक स्केल है, ठीक है, तो यहां पर ये जो आपका आ रहा है, तो मान लीजिए आपका इस स्केल है और इधर से ये एक प्रकार का तरंगाग्र है। समतल मतलब बराबर है, देखिए दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, और इसमें जो है इस तरफ की आ रही, ठीक है, मतलब ये जो आपका अपवर्तक पृष्ठ है इधर से आपकी इस तरफ इस तरह से आ रही, ठीक है। तो यहां पर यही कह रहा है कि जो है तिरछा तरंगाग्र जो है इसमें आपतित होता है। और इसमें बताया गया कि तथा t बराबर 0 समय पर यह अपवर्तक पृष्ठ यानी Z डैश को A बिंदु पर स्पर्श करता है। मतलब दोस्तों
देखिएगा यहीं पर मेन आपका पॉइंट है और यहीं पर आप लोग गलतियां करेंगे। देखिए इसमें ये आपका तरंगाग्र है, ठीक है, ये इस तरह से चल रहा है, चलते चलते जब ये यहां पर पहुंचा, ठीक है, मतलब जो अपवर्तक पृष्ठ है यहां पर इस पृष्ठ में ये इस किनारे पर आ गया, ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है आपकी इस किनारे पर आ गई, आपने देखा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो आपका ए बिंदु पर यह तरंगाग्र स्पर्श कर गया, लेकिन जो आपका दूसरा है बी बिंदु वह तो अभी यहां पर नहीं पहुंचा, यानी अपवर्तक पृष्ठ पर देखिए नहीं पहुंचा, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि ये यहां पर आ गया, बट ये अभी जो है यहीं पर है, क्योंकि ये अपवर्तक पृष्ठ पर नहीं पहुंचा। तो यही यहां पर समझना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका बिंदु ए पर स्पर्श करता है, तो हमारा बिंदु ए पर देखिए तरंगाग्र एक पहला वाला स्पर्श कर गया, लेकिन यहां पर बताया कि तथा तरंगाग्र के बिंदु बी को सीमा पृष्ठ के बिंदु ए तक पहुंचने में टी समय लगता है। मतलब दोस्तों यहां पर जैसे हमारा तरंगाग्र जो है ए यहां तक आ गया, तो हमारा ये वाला तरंगाग्र यानी बी जो है आपका यहां पर है, तो जब हम बी को यहां तक लाएंगे यानी ए डैश पॉइंट तक, जैसे इस प्रकार से, ठीक है, तो हमें बी को, जैसे ये बी का पॉइंट है, तो यहां पर हमें जब लाना है, ठीक है, तो जब यहां से यहां तक आता है यानी कि ये तरंगाग्र बी पॉइंट से ए डैश तक आता है, तो कितना समय लगता है, तो टी समय लगता है। यही यहां पर बताया गया कि पहुंचने में टी टाइम लगता है। तो ठीक है, यहां पर हमारा यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, टी समय लगा। मेन पॉइंट यही है, नोट करिएगा, ठीक है। तो वी ए डैश ये क्या हो गई, एक प्रकार की दूरी हो गई, मतलब बी से ए तक, ए डैश तक चलने में हमारी जो यही दूरी होगी, मतलब इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, टी समय लगा। तो हमें इसकी जो है दूरी निकालनी है दोस्तों। अब दूरी का फार्मूला आप सभी जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल होता है। तो या तो चाल बराबर दूरी बटे समय, वही फार्मूला एक ही है, मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा समय गुणे चाल। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूरी आपकी की है, यहां पर वी ए डैश है, वी ए डैश है, ठीक है, दूरी, और यहां पर इक्वल में आपका चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय। तो समय आपका टी है, यानी यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, टी समय लगा, और आपका चाल कितना है, तो पहले माध्यम में आपका चाल v1 है, तो यहां पर हमने लिख दिया कि वी ए डैश इक्वल v1t। तो यही आपने समझा कि यहां से यहां तक आने में जो आपकी दूरी है वह कितनी हो गई, v1t। तो यही हमने यहां पर फाइंड कर दिया। अब इसके बाद यहां तक आपने समझा, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझना है, बस एक बार आपने समझ लिया तो इसके बाद आपका एक भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। इसके बाद है आपका जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, मतलब जो आपका ये तरंगाग्र है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो वही यहां पर बताया गया, वह सीमा पृष्ठ के ए व ए डैश के बीच बिंदुओं से टकराता है। मतलब दोस्तों देखिए जब ये तरंगाग्र आपका यहां पर आएगा तो ए व ए डैश, ठीक है, ये आपका सीमा पृष्ठ है। तो ये देखिए यहां पर एक मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर कोई आपकी प्रकाश किरण है और यहां से आएगी, तो यार इन्हीं दो पॉइंट के बीच तो ही टकराएगी, जो भी इनके बीच के कण होंगे वो यहां पर ही टकराएंगे इतने में, ठीक है। तो यही यहां पर बताएगा कि ए व ए डैश के बीच टकराता है, ठीक है। अब जब टकराएगा तो क्या होगा, देखिए अतः हाइगेंस के अनुसार अब यहां पर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। जब पृष्ठ पर देखिए टकराएगा तब यहां से इसके बाहर दूसरे माध्यम में भी ये तरंग की प्रकाश तरंगिकाएं जो है निकलती हैं, और यहां से स्टार्ट होता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखिए इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं गोलीय जो है आपकी गोलीय द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, मतलब जो यहां से पॉइंट होंगे इस पृष्ठ में प्रत्येक कण से इधर की ओर जो है द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, ठीक है, जो पहले माध्यम में v1 चाल से तथा दूसरे माध्यम में v2 चाल से चलने लगती हैं। तो यार यहां पर माध्यम पहला माध्यम में चाल जो है v1 है और दूसरे माध्यम में v2 है, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर पहले माध्यम में v1 चाल से चलेंगी और जब यहां से इस लाइन से बाहर आएंगी तो v2 चाल हो जाएगी उनकी तरंगिकाओं की, ठीक है। तो यहां पर यही है। इसके बाद यहां पर देखिए क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर, यानी जो आपका ए पॉइंट है, ठीक है, ए से निकलेंगी द्वितीयक तरंगिकाएं तो इधर की ओर आएंगे, तो यहां पर देखिए ए वी डैश पॉइंट तक आएंगी, ठीक है। यहां से यहां पर आई तो वी डैश पॉइंट पर आ गई, लेकिन यहां पर आपका अभी पॉइंट ये वाला यहीं पर रहेगा, क्योंकि देखिए मैंने जब आपको शुरुआत में बताया था कि जब यहां पर हमारा ए पॉइंट जो है आगे था तो ए हमारा आगे रहेगा और ये वाला हमारा यहां पर है, ठीक है। जब ये पॉइंट हमारा यहां पर पहुंचेगा तो ये वाला पॉइंट जो आपका ए है वो हमारा वी डैश पर आ जाएगा, ठीक है। इसी से आप समझ लीजिए, तो इतना मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है, बस इतना समझना है। तो यहां पर आपका यही बताया गया है कि जो आपका ए है वो द्वितीयक तरंगिका निकलकर ए वी डैश दूरी तय कर लेंगी, यानी ए वी डैश
ए वी डैश दूरी आपकी तय कर लेंगी। अब ए वी डैश दूरी के हमें निकालना तो क्या हो जाएगा, V2T हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दूसरे माध्यम में चल रहा है ना, ए वी डैश जो है वह दूसरे माध्यम में, इस रेखा से दूसरे माध्यम में आ गया, यानी माध्यम 2 M2 में आ गया। ठीक है, तो यहां पर जब आएगा तो ये दूरी आपकी V2 है, यानी चाल जो है इसमें चाल V2 है, तो हमारी दूरी क्या हो जाएगी V2, और समय आपका T रहेगा, तो T समय में आया तो यहां पर V2T हो जाएगा, तो यहां पर ए वी डैश जो है वो है V2T हो जाएगा। इस प्रकार से दूरी तय कर लेते हैं, एवं VA डैश इक्वल आपका V1T दूरी चलकर ए डैश तक पहुंच जाता है। मतलब हमने शुरुआत में देखा कि जो VA डैश है वह आपका कितना दूरी तय करता है, तो V1T तय करता है, और आपका AV डैश जो है वह कितना तय करता है, तो V2T तय कर लेता है, क्योंकि यहां पर चाल जो है V2 है और यहां पर चाल V1 है, तो दोनों आपका ये इक्वल होगा, क्योंकि जब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जितनी दूरी है वही दूरी आपकी A से V डैश तक है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर यही बताया गया कि AV डैश इक्वल V2T और VA डैश इक्वल V1T। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट, माना दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है। मतलब दोस्तों यहां पर जो दूसरा माध्यम है वह बताया गया कि पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, सघन है। अब ये ऐसा जब होगा तो क्या होता है, पहले माध्यम दूसरा माध्यम में चाल है वह कम होगी, क्योंकि सघन माध्यम प्रकाश का चाल यहां पर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही यहां पर है कि ये आपका V2 चाल जो है वह कम हो जाएगा V1 की अपेक्षा। ठीक है, अतः AV डैश लेस देन VA डैश, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट आपका आता है प्रूफ करना, जो कि हमें अपवर्तन का नियम सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना देखिए समझिएगा, यहां पर बताया गया कि बिंदु A को केंद्र मानकर, ठीक है, ये जो आपका ये पॉइंट है इसको हमें केंद्र मान लेना, और एक प्रकार की सहायता से AV डैश त्रिज्या का, मतलब यहां से यहां तक हमें रेडियस लेना है और इसी पॉइंट से हमें इस पर चाप लगा देना है, और इस चाप को A डैश पॉइंट से मिला देना है। बस यही यहां पर बताया गया, बाकी इसमें आप कुछ मत देखिए। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा जो है वह AV डैश हो जाएगी, यहां पर AV डैश। ठीक है, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां खींच लेते हैं, वही बात बताई गई। इसके बाद माना कि आपतित तरंगाग्र, देखिए आपतित तरंगाग्र का मतलब क्या है, जो आ रहा है, ठीक है, और परावर्तित का मतलब जो दूसरे माध्यम में जाएगा वही आपका परावर्तित हो जाएगा, अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है, तो देखिए आपतित तरंगाग्र AV व अपवर्तित तरंगाग्र AV डैश अपवर्तक तल Z डैश के साथ क्रमशः I व R कोण बनाते हैं। देखिए यहां पर एक बार और समझ लीजिए, जो आपका AV है, ठीक है, ये आपका आपतित तरंगाग्र, क्योंकि यहाँ पे पहले माध्यम में आ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब यहां पर दूसरा माध्यम स्टार्ट होता है तो ये आपका यहां से जो तरंगाग्र होगा इसके बाद जो नेक्स्ट निकलेगा वह अपवर्तित तरंगाग्र होगा। तो यहां पर आपका आपतित तरंगाग्र कितना कोण बना रहा है, I बना रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर जो आपका अपवर्तित तरंगाग्र वह R कोण बना रहा है। ठीक है, तो यही यहां पर बताया गया कोण बनाते हैं। अब दोस्तों मेन पॉइंट यहां पर आता है जो कि हमें प्रूफ करना। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपके कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, जो एंगल बन रहे हैं वह समझिए। तो यहां पर सबसे पहले आपका समकोण त्रिभुज यहां पर बन रहा है B पॉइंट पर, और एक समकोण त्रिभुज आपका इस V डैश पॉइंट पर बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर अब आपको लेना है समकोण त्रिभुज में, तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज से। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हमारे कौन कौन से बन रहे हैं, तो देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज हमारा पहला तो यही बन रहा है AVA डैश। ठीक है, कौन सा बन रहा है, AVA डैश, AVA डैश यहां पर बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहां पर I कोण बन रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। यहां पर हमें जो इसमें जब लेंगे समकोण त्रिभुज AB डैश में, तो यहां पर हमारा क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा साइन I हमारा एंगल बन रहा है, तो I इक्वल, अब दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यहां पर देखिए लंब क्या होगा, लंब आपका हो जाएगा VA डैश, क्योंकि देखिए इस प्रकार से अगर आप यहां पर एंगल को देखें यहां पर इस टाइप से, ठीक है, तो ये आपका आधार का काम करेगा और ये आपका लंब का काम करेगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। सिंपल सा आप समझ गए, तो VA डैश आपका लंब हो जाएगा और AA डैश आपका कर्ण हो जाएगा। तो साइन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर लंब बटे कर्ण यानी VA डैश अपान AA डैश। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों VA डैश की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, तो यहां पर VA डैश की हमने वैल्यू निकाली थी V1T, तो यहां पर आप लोग रख दीजिए ना इसके सामने V1T अपान AA डैश, साइन I की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, तो इसे पहला मान लीजिए। इसके बाद यहां पर एक और आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो वह भी देखिए, एक समकोण त्रिभुज आपका कौन से बन रहा है, तो AA डैश। ठीक है, AA डैश V डैश, ये आपका दूसरा वाला बन रहा है। तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार यहां पर आप लिखिए, इसी प्रकार
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं पर मेन पॉइंट है, ठीक है, यहीं पर गलतियां होती हैं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश में, ठीक है, ये डैश सॉरी यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए ए डैश बी डैश, तो यहां पर आपका कौन बन रहा है आर, तो यहां पर आप लेंगे साइन आर, ठीक है, साइन आर सॉरी आर है, ठीक है, आर इक्वल। अब दोस्तों ये भी लंबवतीकरण होगा, तो यार इसमें लंब कौन सा हमारा होगा, ये देखने वाली बात है। तो इसमें देखिए ये जो आपका यहां पर आधार हो जाएगा और इस प्रकार से देखिए यहां पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण दोनों का सेम है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप लोग लिखेंगे ए बी डैश अपान ए डैश, क्योंकि लंबवतीकरण है, और ए बी डैश देखिए ए बी डैश इसकी दूरी हमने क्या निकाली थी, तो V2 और T यानी कि V2T हमने निकाला था, तो ये हो जाएगा V2T अपान ए डैश। इस प्रकार से इसे आप 2 दे दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देना है, सिंपल से, कुछ भी नहीं करना इसमें। आपको क्या करना है, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो यहां पर देखिए समीकरण 1 हमने क्या माना है, यहां पर हमने माना साइन आई, तो यहां पर साइन आई अपान साइन आर, ये हमारा हो गया। अब इसको देखिए यहां पर V1T अपान ए डैश और होल अपान में क्या करेंगे V2T अपान ए डैश, ठीक है। तो ऊपर हमारा ए डैश चला जाएगा और नीचे हमारा V2T बच जाएगा, तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, साइन आई अपान साइन आर सॉरी यहां पर साइन आर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका देखिए यहां से टी से इसका टी कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा V1 अपान V2 जो कि एक नियतांक के बराबर होगा, और यहां पर ये हो जाएगा साइन आई एन बराबर साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। ये हमारा बन गया दोस्तों स्नेल का नियम, और स्नेल का नियम हमारा बन गया, तो यहां से हमारा अपवर्तन का द्वितीय नियम भी आ गया। नहीं है, हमने अपवर्तन का एक नियम हमने यहां से प्रूव कर दिया। दोस्तों अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, और यही होता है एन बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो ये आपका अपवर्तन का द्वितीय नियम हो गया, और इसी प्रकार से यहां पर अपवर्तन का प्रथम नियम भी आप प्रूव कर सकते हैं। वह कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आप यहां पर अपवर्तन का द्वितीय नियम जो होता है वह क्या होता है, आपतित किरण, ठीक है, जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है, जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, और आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, यानी कि जो भी होते हैं सभी एक ही तल पे होते हैं। ये क्या होता है, अपवर्तन का प्रथम नियम होता है। बस 2 नियम हमें प्रूव करने हैं, तो 2 हमने प्रूव कर दिए। पहला हमारा दूसरा ये हो गया, और पहला हमने ये मतलब देख लिया कि हमारे जो आपतन बिंदु है, अभिलंब है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण सभी का एक ही तल में है। तो सिंपल सी बात है यार, इसी प्रकार से बस प्रूव कर देना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, और यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।